तो दोबारा से फिर समझ लीजिए इसको। किराएदार से तात्पर्य वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा किराया दिया जाता है, वो नॉर्मली व्यक्ति हम समझते हैं। और यदि मान लीजिए जो व्यक्ति किराया दे रहा है, जो किराएदार है, वो डेथ हो जाए उसकी, तो टेनेंट मींस अ पर्सन बाय हुम रेंट इज पेएबल एंड ऑन टेनेंट डेथ, मतलब यदि टेनेंट यानी कि किराएदार की मृत्यु हो जाती है तो दो चीज, यदि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तब क्या होगा और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो क्या होगा, है ना। और यदि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो ओनली हिज हेयर्स, वो केवल उसके हेयर्स होंगे, परंतु कौन से वाले हेयर्स, जो उसकी मृत्यु के समय उसके साथ उस समय रहे उस बिल्डिंग। समझ में आया? तो only his heirs normally residing with him in the building at the time of his death। समझ में आया? यदि किराएदार से तात्पर्य वह व्यक्ति है जो किराया देता है, और यदि जो आपकी बिल्डिंग है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और किराएदार की मृत्यु हो जाती है, तो वो वंशज होंगे, वो हेयर्स होंगे जो मृत्यु के समय उसके साथ उस बिल्डिंग में रह रहे। पर यदि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो फिर किराएदार कौन है? हिज हेयर्स, उसके वंशज। तो फिर इफ एंड बट की यहाँ पर आवश्यकता है नहीं, क्योंकि रहेंगे तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कंडीशन की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर कंडीशन की आवश्यकता है हेयर्स, परंतु उसके साथ रहना और उसी बिल्डिंग में और मृत्यु के समय। समझ में आ गया? तो किराएदार से तात्पर्य वह व्यक्ति जिसके द्वारा रेंट दिया जाता है और उसकी मृत्यु की स्थिति में वह व्यक्ति कौन, जो उसके साथ उस समय उस बिल्डिंग में रहता था। और यदि रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की स्थिति में उसके हेयर्स। ठीक है, ये हमारा टेनेंट था। उसके बाद हम लैंडलॉर्ड समझें। तो लैंडलॉर्ड से क्या तात्पर्य है? टू हुम रेंट इज पेएबल, जिसको किराया दिया जाता है। सिंपल है ना। लैंडलॉर्ड से तात्पर्य वह व्यक्ति होता है जिसके द्वारा किराया दिया जाता है, एंड इट इंक्लूड्स हिज एजेंट एंड अटॉर्नी। उसके अंतर्गत उसका एजेंट भी आता है और उसका अटॉर्नी भी होता है, उसकी बिहाफ से वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है लैंडलॉर्ड का मतलब। लैंडलॉर्ड का मतलब जिसको किराया दिया जाता है, एंड इट इंक्लूड्स एजेंट एंड अटॉर्नी ऑफ सच पर्सन। लैंडलॉर्ड से क्या तात्पर्य? जिसको हम किराया देते हैं और इसके अंतर्गत उसका ऑथराइज्ड एजेंट भी हो सकता है और उसका अटॉर्नी भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जिसको किराया दिया जाता है और उसका एजेंट और अटॉर्नी। और यहाँ पर कौन है? जिसके द्वारा किराया दिया जाता है और उसकी मृत्यु की स्थिति में जो उसके साथ रह रहे थे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, और अन्य की स्थिति में केवल उसके हेयर्स। ठीक है, ये आपका कौन कौन से हो गए? हाँ, डेफिनेशन क्लॉज में आपके जो पॉइंट हुए। अब हमें स्टैंडर्ड रेंट समझेंगे। स्टैंडर्ड रेंट, मानक किराया। तो स्टैंडर्ड रेंट जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्टैंडर्ड रेंट को सेक्शन 3 के में बताया गया है। दो चीजों के संदर्भ में हमें समझना है। यदि कोई ऐसी कोई बिल्डिंग जो गवर्न हो रही थी पुराने एक्ट से, मतलब कोई इस एक्ट के बनने से पहले भी बिल्डिंग रही होगी और वो बिल्डिंग किसी पुराने एक्ट से गवर्न हो रही है, परंतु जब ये एक्ट आया उस समय भी किराए पर उठी हुई थी। तो पहला पॉइंट है कोई सेक्शन 6, 8, 10 के अधीन रहती हुई, जो भी सेक्शन अधिनियम के सेक्शन 6 और 8, 10 है उसके प्रोविजंस के अधीन रहती हुई। रेंट कंट्रोल का मतलब है व्हेन बिल्डिंग गवर्न्ड बाय ओल्ड एक्ट, मतलब यदि कोई बिल्डिंग पुराने एक्ट से गवर्न हो रही है और लेट आउट एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, और जब ये एक्ट आया उस समय भी बिल्डिंग किराए पर थी। तो स्टैंडर्ड रेंट का क्या मतलब है? तो पहली चीज एग्रीड रेंट। दो चीजें हैं, एग्रीड रेंट जो आपस में सहमत हुआ है, सहमत नहीं हुआ तो कोई रीजनेबल रेंट जो तय हुआ है वो। तो एग्रीड रेंट या फिर रीजनेबल एनुअल रेंट, और इसमें से जो भी अधिक हो, चाहे ये हो, उस पर 25% और। समझ लीजिए, मानक किराए से तात्पर्य है या तो एग्रीड रेंट और उसका 25% प्लस 25%, या फिर रीजनेबल एनुअल रेंट फिर उस पर भी 25%। जो भी इन रकमों में से जो ज्यादा हो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड रेंट। दूसरा, रुकिए, व्हेन नो एग्रीड रेंट, मान लो कोई आपस में सहमत कोई किराया ही नहीं था, व्हेन नो एग्रीड रेंट बट देयर इज रीजनेबल एनुअल रेंट, परंतु आपस में एक रीजनेबल एनुअल रेंट था। एग्रीड तो नहीं था पर रीजनेबल एनुअल रेंट मान के चल रहे हैं, बट देयर इज रीजनेबल एनुअल रेंट, तो फिर वो सेम चीज रीजनेबल रेंट माना जाएगा, उसका 25% वो मानक किराया होगा। मान लीजिए ना तो आपका कोई एग्रीड रेंट ही है और ना ही कोई रीजनेबल रेंट ही है, ना तो वो है ना दोनों में से कोई भी नहीं है, तो फिर इस एक्ट में जो सेक्शन 9 है उसके अधीन जो स्टैंडर्ड रेंट आप तय कर लोगे,
जो भी रेंट तय कर लिया जाएगा वो माना जाएगा स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, एक बार फिर मान लीजिए ये उस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं जो बिल्डिंग पुराने एक्ट से गवर्न हो रही थी, और जब एक्ट आया उस समय भी किराए पर उठी हुई थी। तो मानक किराए से तात्पर्य है एग्रीड रेंट और रीजनेबल रेंट, मतलब जो भी सहमत किराया हुआ है आपस में करार के द्वारा जो किराया तय हुआ है, या फिर कोई रीजनेबल एनुअल रेंट है उस पर 25% लगा देंगे, परंतु उसमें से जो रकम ज्यादा हो, चाहे ये वाली राजा हो चाहे ये हो, कहीं और करके लिखा हुआ है। कोई एग्रीड रेंट नहीं है परंतु रीजनेबल एनुअल रेंट है, तो रीजनेबल एनुअल रेंट फिर उसमें 25%। मान लीजिए ना तो रीजनेबल रेंट है ना ही एग्रीड रेंट है, तो जो भी सेक्शन 9 में आपने तय कर ली है। किसी अन्य दशा में, मतलब इस बिल्डिंग से भिन्न किसी बिल्डिंग में यदि हमें स्टैंडर्ड रेंट लगाना है तो फिर क्या होगा, तो इन अदर केस यानी कि अन्य मामलों में यदि आपने कोई असेस किया है लेटिंग वैल्यू को लेकर के, इन एनी अदर केस द असेस्ड लेटिंग वैल्यू इन एब्सेंस ऑफ असेसमेंट, मतलब आपने कोई ऐसा तय नहीं किया है किराया, असेस नहीं किया है बिल्डिंग की वैल्यू को लेकर के, तो फिर मानक किराया क्या होगा, वही सेम जो सेक्शन 9 में फिर आप तय करोगे। तो दो बिल्डिंग के संदर्भ में समझना है जो हमें पुराने एक्ट से गवर्न हो रही थी और जो नहीं गवर्न हो रही थी या किसी अन्य बिल्डिंग की दशा में। तो यहां पर हम देखेंगे रीजनेबल और एनुअल रेंट, और उनमें से कोई भी नहीं है। यदि है तो रीजनेबल रेंट या एनुअल रेंट और उसमें से 25% लगा दोगे जो भी अधिक है, और यदि नहीं है तो फिर हम सेक्शन 9 में डिटरमाइन करेंगे। और यहां पर यदि जो आपकी अदर केसेस के मामले में जो भी असेस्ड लेटिंग वैल्यू है, जो भी आपने उसके संबंध में लेटिंग वैल्यू को लेकर के जो असेसमेंट किया है, जो तय किया है, जो निकाला है, वो यदि ऐसा कोई असेसमेंट बिल्डिंग के संदर्भ में आपने नहीं किया है तो उस कंडीशन में स्टैंडर्ड रेंट वह होगा जो सेक्शन 9 में तय किया जाएगा। तो लास्ट में यहां भी सेक्शन 9 में तय कर रहे हैं और लास्ट में यहां भी सेक्शन 9 कर रहे हैं। मतलब जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो सेक्शन 9 में तय कर लो, तो वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड रेंट।